तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हम लोग देखे हुए थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। पहले तो राष्ट्रवाद के अर्थ समझे थे, उद्देश्य समझे थे, उनके बाद हमने बात किया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो जो स्टूडेंट कल के लेक्चर नहीं देखे थे वो जरूर कल के लेक्चर पहले देख लें, फिर ये लेक्चर देखें। आज हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे? तो इतिहास में एक नए टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चैप्टर वही है भारत में राष्ट्रवाद, ध्यान रखिएगा चैप्टर वही है। क्या है चैप्टर का नाम? भारत में राष्ट्रवाद। यही चैप्टर है, यही चैप्टर अभी चल रही है, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? आज जो हम लोग जिस मुद्दे पे बात करेंगे, जिस टॉपिक को लेके आया हूँ, वो टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति या विद्रोह। आज बात करेंगे कि 1857 में जो क्रांति हुआ उसका क्या कारण था, क्या उद्देश्य थे और आखिर क्रांति हुई क्यों, इनकी बात करेंगे। तो एक एक करके ध्यानपूर्वक रूप से हम लोग समझते हैं कि 1857 की क्रांति क्या थी, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसका परिणाम हुआ और क्यों ये हुए थे। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग अंग्रेज के उपनिवेश थे। भारत क्या था जी? अंग्रेजों के उपनिवेश थे। कहने का मतलब गुलाम थे। अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार, इनकी क्या थे हम लोग? भारत थे उपनिवेश, गुलाम थे। अब इनमें क्या हुआ? कुछ ऐसी घटना जो हुई जो 1857 की क्रांति करने में विवश कर दिया गया। जैसे कि हम लोग समझते हैं, तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि ये जो क्रांति थी क्या। तो ये जो क्रांति थी या ये जो विद्रोह था, ये मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह था। ये क्या थे? सैनिक विद्रोह थे। इस विद्रोह में जो आगे आके सबसे पहले जो विद्रोह किया वो भी एक सैनिक थे। तो ये सैनिक विद्रोह थे, ठीक। अब सैनिक विद्रोह क्यों किए? तो बात है मार्च 1857 की। मार्च 1857 में जो सैनिक थे, सेना जो थी, उसमें एक नए राइफल आए। मार्च 1857 के आसपास क्या हुए? तो सेना में एक नए राइफल आए, और इस राइफल के विषय में ये कहा गया या इस तरह की बातें उस समय बताई गई कि ये जो राइफल है ना, ये राइफल के जो कारतूस होते हैं, ये कारतूस गाय व सुअर के चमड़े के बने हुए हैं। गाय और सुअर के चर्बी जो है, चमड़े जो होते हैं, चर्बी जो होते हैं, उनके बने थे या बने हैं। हालांकि इसका कोई ऐसा पुख्ता जो है सबूत या कोई ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इतिहासकारों का ऐसा भी मत है कि ये जो घटनाएं जो थी, चमड़ी वाले जो कारतूस थे, ये एक मात्र अपवाद था जो सैनिकों में फैलाई गई। और इसके कारण क्या हुए? मार्च 1857 में सबसे पहले बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। उन्होंने मना कर दिया इस राइफल के उपयोग से और ये कारतूस के उपयोग से। मना कर दिया सीधे तौर पे कि मैं ना तो राइफल का उपयोग करूंगा, ये ना तो इस कारतूस का उपयोग करूंगा। और इसमें जो प्रमुख नेता के रूप में उभरा, कहने का मतलब मार्च 1857 में, ध्यान से समझिएगा, मार्च 1857 में उस समय जो इसके नेतृत्व करने के लिए जो उभरा, या सबसे पहले ये समझो कि एक मुद्दे बना के सबसे पहले या लीडर के रूप जो
लीडर की जो रोल अदा किए वो थे कौन? मंगल पांडे। वो कौन थे? वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे वो थे कौन? मंगल पांडे। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि मंगल पांडे किस छावनी के सैनिक थे? तो बैरकपुर छावनी के। और ये इनके द्वारा कब क्रांति की शुरुआत की गई? तो मंगल पांडे कब कर दिए थे? मार्च 1857 में ही कर दिए गए थे। अब हुआ ऐसा कि मंगल पांडे किए, फिर इन्हें क्या कर दिए गए? फांसी दे दिए गए ताकि ये आगे न बढ़े ये विद्रोह। लेकिन सैनिकों में जो थे आक्रोश की, असंतोष की भावना और विकसित हो गए, और भी मजबूत हो गया असंतोष की भावना। और परिणाम स्वरूप क्या किए? इन सैनिक यहां से रवाना हुए, बैरकपुर से रवाना हुए, और 10 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंचे। सैनिक 10 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और वहां पे बहादुर शाह जफर द्वितीय, वहां पे कौन थे जी? नाम याद रखना है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे मुगल के अंतिम शासक भी माना जाता है। ये कौन थे? एक मुगल शासक थे। इनके पास ये भीड़ पहुंची, ये विद्रोहकारी सेना की जो भीड़ थी ये पहुंची, और इन्होंने 10 मई को अनाउंस कर दिए, अपने कार्य को अनाउंस कर दिए। अनाउंस क्या किए कि 10 मई को इन्होंने विद्रोह कर दिए। और उस विद्रोह का नेता, इस सैनिकों के द्वारा इस विद्रोह का नेता किसे चुना गया? तो इस विद्रोह का नेता चुना गया बहादुर शाह जफर द्वितीय को। इस विद्रोह के जो नेता चुना गया वो चुने गए बहादुर शाह जफर द्वितीय को। लेकिन एक चीज और यहाँ पे समझने योग्य बात है कि ये जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये दिल्ली से इसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता हुए, और अलग अलग नेता ने अपने अनुसार, या मैं ये बोलूं कि अपने उद्देश्य के लिए, जो उद्देश्य थे इस क्रांति के, उस उद्देश्य के लिए अलग अलग जगह से क्या किए थे? तो इस क्रांति का नेतृत्व किए थे। कुछ अगर मैं समझना चाहूं तो जैसे पटना या बिहार में ले लूं, उस समय के बिहार ले लूं, बिहार से कुंवर सिंह जी थे, दिल्ली से स्वयं बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, झांसी से झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे करके कई और भी उस समय के जो शासक वर्ग थे या जमींदार थे, उन्होंने भाग लिया। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जमींदार, अलग अलग शासक वर्ग ने भाग लिया। तो ये कुछ बातें थे 1857 की क्रांति की, कि विद्रोह कैसे आरंभ हुआ। और ये जो क्रांति की ये जो बातें मैंने बतलाई ना, कौन सी बातें? ये कारतूस, राइफल, कारतूस और गाय सुअर की चमड़ी, ये इस क्रांति का तत्कालीन कारण बना। तो तत्कालीन जो कारण बना वो क्या थे? तो चबड़ी वाले कारतूस, चबड़ी वाले जो कारतूस थे वो इस क्रांति के तत्कालीन कारण बने। लेकिन एक और बात यहाँ समझने के लिए है कि ये तो तत्कालीन कारण थे, लेकिन विद्रोह या क्रांति जो भी होते हैं वो बस जो दिख रहे हैं वहीं तक सीमित नहीं होते हैं। इनसे पहले से जनता में, इनसे पहले से सेना में, इनसे पहले से किसानों में, छात्रों में पहले से हीन भावना होती है, असंतोष की भावना होती है, आक्रोश की भावना होती है, जो एक सही समय, सही अवसर की तलाश करती रहती है। और वही हुआ 1857 की क्रांति में। तो ये तत्कालीन कारण समझ आए सभी को? तत्कालीन कारण क्या थे? तो तत्कालीन कारण थे चबड़ी वाले कारतूस, ठीक ना। अब एक चीज और यहाँ पे समझ ही लो कि ये जो गाय जो होती है ना, ये समझ पता ही है, ये हिंदू धर्म के लिए पवित्र होती है।
बहुत ज्यादा पवित्र होती है गाय। और ये जो सूअर होते हैं, ये जो सूअर जो जानवर हैं, सूअर वो जो होते हैं, ये इस्लाम जो धर्म होते हैं या मुस्लिम जिसे बोलते हो, इस्लाम या जिसे हम लोग भारत में मुस्लिम बोलते हैं, उनके लिए बड़े ही अपवित्र जानवर होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक धर्म की सांप्रदायिकता अगर देखें या धर्म के भेदभाव देखें, ये भी यहाँ से थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, जो आगे हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो की नीति थे, उन्होंने कैसे बांटा सभी को, उनकी भी हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गए सभी को इसके तत्कालीन कारण क्या थे। अब चलते हैं इनके तत्कालीन कारण के बाद अन्य भी कारण थे, सामाजिक कुछ कारण थे, कुछ आर्थिक थे, राजनीतिक कारण थे, धार्मिक भी कारण थे और सैनिक कारण तो आपने देखा ही है, लेकिन इसके अलावा और भी सैनिक कारण थे। तो सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति थे, इनके क्या क्या कारण थे, इनके क्या क्या कारण थे, इसे हम लोग अब समझते हैं। तो क्रांति के कारण को हम लोग समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कारण थे। ठीक है, इस कारण को तो पहला हम लोग समझते हैं कि पहला इसके जो कारण थे वो सामाजिक कारण को हम लोग समझते हैं। पहला जो कारण वो सामाजिक कारण को हम लोग समझते हैं कि सामाजिक कारण क्या थे। इसके सामाजिक जो कारण थे वो क्या कारण थे, सामाजिक कारण क्या थे, तो ये समझते हैं सामाजिक कारण क्या थे। तो सामाजिक कारण में सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं यहाँ कि अंग्रेजों ने किया क्या। तो भारत के जो परंपरागत भारतीय समाज है, कौन से समाज, भारतीय परंपरागत समाज, भारतीय परंपरागत जो समाज है, इसमें क्या होता है, इस समाज में क्या है, इस समाज में क्या थी, इस समाज में कुछ कुरीति थे, कुछ बुराइयां थी। क्या कुरीति थी, क्या बुराइयां थी, इसे देखते हैं। जैसे सती प्रथा इस समाज की एक कुरीति थी, मानव बलि ये समाज की एक कुरीति थी, ये समाज की कुरीति थी। महिलाओं को पढ़ने नहीं देना, छोटे जो वर्ण के लोग होते हैं, जाति के लोग तो उन्हें शिक्षा से वंचित करना, ये सब हमारे समाज की कुरीति थे। अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा, मानव बलि, इन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिए, प्रतिबंध। क्या होते जी, प्रतिबंध, तो रोक लगा दिया कि ऐसा करना कानूनी अपराध है। और क्या किया, तो इसके साथ और क्या किया, तो विधवा जो होती थी, कल भी मैंने इसकी शायद डिस्कस किया हुआ था, विधवा, इनके पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने बोला कि अगर किसी महिला का पति अगर किसी कारणवश देहांत हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनकी पति का तो जीवन वैसे ही बर्बाद हो गया, वो तो मृत्यु लोग को ही प्राप्त हो गए, लेकिन जो जीवन उस महिला का बचा है, उस महिला को जो जीवन मिली हुई है, वो जीवन तो बेकार हो जाएंगे। आप ऐसे कर रहे हैं तो वो अपनी जीवन क्यों बेकार करे। एक और भी इसमें पॉइंट है, क्या पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट कि अगर उस महिला कम उम्र की भी होती थी, दूसरी तरफ अगर उसका कोई बच्चे हो चुके हैं तो क्या करेंगे, उसके लाड़ और पालन कौन करेंगे। तो इन सभी को देखते हुए अंग्रेजों ने देखा कि नहीं ये गलत है, इनको बंद करवा दिया जाए। और उन्होंने बोला कि महिला यहाँ की शिक्षित नहीं है, इसलिए जानकारी इनके पास नहीं, अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है, तो क्या करना चाहिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया इनको कि नहीं अब महिला शिक्षा होनी चाहिए,
विधवा पुनर्विवाह, इन सभी को बढ़ावा दिया। क्लियर है। लेकिन इनके कारण जो हमारे भारतीय परंपरागत समाज के जो लोग थे, खासकर उच्च वर्ग की बात करूं, और उच्च वर्ग ने मध्यम और निम्न वर्ग भी इन चीजों को अच्छे से मानते आ रहे थे, और ये अपने धर्म, जो भारतीय परंपरागत समाज के जो हिंदू के होते, हिंदू धर्म, उस हिंदू धर्म को में इसे एक वरदान के रूप में वो मानते थे। लेकिन इन सभी को क्या किए, तो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सती प्रथा, मानव बलि, इन सभी पे रोक लगा दिया गया। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, इन सभी को बढ़ावा दिया गया। इनसे क्या हुआ, इनसे हमारे जो समाज के जो लोग थे, हमारे समाज के जो लोग थे, भारतीय जो थे, कौन से भारतीय, तो रूढ़िवादी, जो पुरानी विचारधारा को लेके चलते थे कि ऐसा ही होना चाहिए, रूढ़िवादी जो भारतीय थे, वो सारे ही इनसे असंतोष थे। असंतोष समझ रहे, आक्रोश थे, असंतोष थे, खुश नहीं थे। तो एक तो सामाजिक कारण में ये हो गए, इनके कारण ये क्या थे, असंतोष थे। उन्हें लग रहे थे कि हमारे भारतीय समाज में इन लोगों ने हस्तक्षेप कर दिया, और अपने जैसे समाज के, जैसे ब्रिटेन में चलते थे समाज अभी है, वैसे समाज को यहाँ लेके आ जाएंगे, पश्चिमी देशों की समाज को ये यहाँ स्थापित कर देंगे। उन्हें बहुत अच्छे नहीं मानते थे हमारे जो पूर्वज थे। तो एक तो ये इनके कारण हो गए, ये सामाजिक कारण में हो गए। सामाजिक कारण के बाद हम लोग देखते हैं क्या, तो कुछ देखते हैं हम लोग प्रशासनिक कारण या फिर राजनीतिक कारण। नहीं समझ आ गई, ये तो समझे ना, सामाजिक कारण क्या थे और क्या क्या इसमें थे, फिर से देख लीजिए, ये सब थे। ठीक है। जब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, कल की क्लास में होंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें फिर से दोनों टॉपिक की बात होगी, क्या क्या सुधार होंगे। क्लियर है। तो पहले तो इधर देख लीजिए, फिर आगे हम लोग कारण की ओर बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं दूसरा नंबर, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे, राजनीति में क्या हो रहे थे, तो यहाँ पे तो राजनीतिक कारण में आते हैं इनकी नीति। कुछ इन अंग्रेजों की, ब्रिटिश की नीति, उसमें एक थे, कौन थे, उसमें डलहौजी की नीति सबसे प्रमुख होते हैं। डलहौजी की नीति की अगर बात करें हम लोग, तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की जो हड़प नीति थी, वो इसमें सबसे खास है। तो हम लोग समझते हैं कौन सी हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति। इसे गोदीवारा का नीति भी कहा जाता है, कि डलहौजी की गोदीवारा का ये नीति थी। इस नीति के द्वारा क्या करते थे, इस नीति के अंतर्गत क्या क्या होते थे या क्या होते थे ये नीति, तो इस नीति को हम लोग समझते हैं। ये नीति क्या थी, इस नीति के अनुसार कि अगर आपके राज्य में जो शासक वर्ग है, उस शासक वर्ग का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो उस पे अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार उसको अपने में विलय कर लेगी। ब्रिटिश सरकार उस राज को अपने शासन प्रशासन में विलय कर लेगी। ये थे। दूसरे क्या थे, अगर किसी प्रकार के कुशासन हुए तो भी अंग्रेजी सरकार उसे अपने में विलय कर लेंगे। ये इसकी पहली खूबी थी। इस हड़प नीति की क्या अगर बात करें, अगर खूबी की, तो पहला तो था इसमें, ये नंबर में हम लोग समझे, तो पहला इसमें क्या थे कि अगर आपके राज्य में तो शासक का अपना अगर उत्तराधिकारी नहीं है, अपना कोई बेटा या पुत्र नहीं है, तो उसके जो राज्य होते थे उस पे अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण हो जाते थे। इस पे क्या होते थे, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो जाते थे।
ब्रिटिश सरकार इस पे अपनी नियंत्रण स्थापित कर लेती थी। ये थे। दूसरे क्या थे? दूसरे क्या तरीका थे? तो दूसरे तरीका ये थे कि अगर किसी प्रकार के कुशासन आपके राज्य में सिद्ध हो रहे हैं तो भी आपके राज्य को ब्रिटिश सरकार हड़प लेगी, अपने नियंत्रण में ले लेगी। यहाँ तक ठीक ठाक। चलो, अब इसी में कुछ घटनाएं आए, जैसे कि पहला घटना इसके में क्या थे? कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण इसमें सामने आए। क्या घटना थे इससे संबंधित? पहला घटना हुआ था इससे संबंधित बाजीराव द्वितीय के पुत्र के साथ। तो बाजीराव द्वितीय सेकेंड जो थे, बाजीराव सेकेंड, इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र कौन थे बच्चे? इनके पुत्र थे नाना साहब। इनके पुत्र नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया। तो अंग्रेजों ने कुछ समय पहले, इससे पहले नीति लाई थी कि जो शासक वर्ग होंगे ना, उसे पेंशन दी जाएगी। इनकी जो पेंशन है, इनको जो पेंशन मिलती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसे देना ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया। दूसरी घटना हम लोग देखते हैं। दूसरी घटना क्या हुए? तो नाना साहब के मुंह बोली एक बहन थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई। इनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई। इनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई, ये कहाँ की? झांसी की रानी थी। ये झांसी की रानी थी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है झांसी, ठीक ना, अभी भी है ये जगह झांसी। तो वहां की ये रानी थी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई के जो पति थे वो युद्ध में अंग्रेजों से युद्ध करते में मारे गए। तो वो शहीद हो चुके थे युद्ध में। और इनके जो एक पुत्र भी हुए, लेकिन वो भी चल बसे, कुछ ही दिन में उनका भी देहांत हो गया। उनके पुत्र जन्म के बाद तुरंत ही मृत्यु हो गए इनके पुत्र का। तो ये एक बच्चे को गोद लिए थे। लक्ष्मीबाई एक पुत्र को गोद ली थी, लेकिन अंग्रेज इसे उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। झांसी का उत्तराधिकारी इसे मानने से मना कर दिया। ये झांसी के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। और अंग्रेज बार बार इन पे क्या किए? हमले करने लगे। तो दूसरी घटना ये थी। तीसरी घटना देखते हैं। तीसरा घटना था क्या जी? तो तीसरी घटना थी अवध जो थे, उस समय एक राज्य थे, एक प्रांत थे अवध। इसको कुशासन घोषित कर दिया। यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसी को कुशासन कहा गया। यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ की जो जनता है इस शासक से खुश नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुशासन घोषित कर दिया अवध को। अवध की कुशासन घोषित करने से बहुत सारे यहाँ अवध के आसपास के जो क्षेत्र के जमींदार थे, हजारों की संख्या में जो जमींदार थे, हजारों जमींदारों जो थे, इनकी जमींदारी अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त करके रख ली गई। जब्त कर लिया गया कि आपको अब जमींदारी नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ थे तुम्हारे राजनीतिक कारण, कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सब हुए थे। क्लियर है? इसे देख लो, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या थे? सबसे अहम चीज जो है डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। दूसरी बात, इस हड़प नीति में क्या क्या थे प्रावधान? तो पहला प्रावधान क्या था कि शासक वर्ग के अगर पुत्र ना हो तो उसके राज को अंग्रेजी शासक अपने अधीन ले लेंगे। दूसरा, कुशासन हो तो भी करेंगे। ये दो आधार मैंने बतलाया, और भी आधार थी। आगे चलते, इससे जुड़ी हुई घटना क्या थी? तो बाजीराव प्रथम के पुत्र नाना साहब के जो पेंशन देते थे उसे बंद कर दिया गया। लक्ष्मीबाई जो थी, लक्ष्मीबाई जो बच्चे को गोद ली थी, उत्तराधिकार की आगे का उत्तराधिकार झांसी का यही रहेगा, उसे क्या
उत्तराधिकार मानने से मना कर दिए और बार बार उससे युद्ध करने लगे। झांसी से अंग्रेजों ने झांसी से युद्ध करने लगे। तो ये था। तीसरा, अवध में क्या थे? कुशासन घोषित कर दिए। अवध राज्य को कुशासित घोषित कर दिए। यहाँ के शासन को कुशासन निर्योग घोषित कर दिए गए। यहाँ की जनता खुश नहीं, यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये सब कह के इसे कुशासन घोषित कर दिए गए। तो 3 कारण तो इधर समझ आए। अगला क्या था? तो अगला हजारों, ये अवध। अब राजनीतिक कारण के बाद क्या थे? तो राजनीतिक कारण के बाद कुछ धार्मिक कारण हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा क्या समझते हैं हम लोग? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या थे? धार्मिक कारण क्या थे? तो धार्मिक कारण में जो था ना, वो अंग्रेज क्या कर रहे थे, और अंग्रेज के द्वारा जो लाए गए लोग जो थे, अंग्रेज ही थे वो भी, वो क्या कर रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? तो प्रशासनिक और शैक्षणिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर, ये संस्थाओं में जाकर आदिवासियों के बीच, भारतीय समाज के जो लोग हैं उनके बीच जा करके जो कौन जाते थे? तो ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई जो मिशनरी थे, ये सब जाते थे और उन्हें बोलते थे कि आप लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाइए। तो मेन काम क्या करे थे? ये धर्म परिवर्तन करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे लोगों का। भारतीय जो जनता थी, भारतीय समाज के जो भी लोग थे, जनजाति वर्ग थे या अन्य वर्ग थे, सभी को ये बोलते थे कि आप लोग क्या हो जाइए? धर्म परिवर्तन कर लीजिए। साथ ही साथ इसी के समय एक नियम भी लेके आ गए अंग्रेजी सरकार। क्या नियम लेके आई अंग्रेजी सरकार? तो नियम लेके आई कि जो ईसाई धर्म में परिवर्तित होंगे या जो ईसाई धर्म के होंगे, उसे ही पौत्रिक, जो पूर्वज की होंगे उनकी संपत्ति, पौत्रिक संपत्ति में अधिकार मिलेंगे, अन्यथा किसी और को अधिकार नहीं मिलेंगे। ये भी एक चैलेंजिंग बात है कि सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म के जो मिशनरी होंगे उन्हीं को क्या होंगे? उन्हीं को बस मिलेंगे पौत्रिक संपत्ति में अधिकार। तो पैतृक या पौत्रिक जो कहते हैं, पैतृक जो संपत्ति है, पूर्वजों की जो संपत्ति है, इसमें उन्हीं का अधिकार होंगे जो इस धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो। ये भी एक थे। ये भी क्या बने? तो इससे भी लोग क्या हो गए? उग्र हुए, असंतोष आए लोगों में, आक्रोश आई और इस क्रांति के महत्वपूर्ण कारण बने। एक और यहीं पे अगर डिस्कस करना चाहे तो चौथा एक छोटा कारण, एक और कारण हम लोग चौथा नंबर देख लेते हैं, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या कहते हैं इनके आर्थिक कारण क्या था ये समझते हैं। तो आर्थिक कारण में जो बेसिकली जो हमें समझना है फिलहाल अभी के लिए, वो भू राजस्व समझ लेते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था जो लाई गई, इससे किसान वर्ग बहुत ज्यादा ही क्या हो गए? आक्रोश हो गए। साथ ही साथ जो भू राजस्व के बाद और भी लाए गए थे, जैसे वन के लिए जो अधिनियम लाए गए थे, उनसे भी जनजाति वर्ग क्या हो गए? आक्रोश हो गए। तो ये एक आर्थिक कारण बना। इससे क्या हो गए? भू राजस्व के जो लेके आए थे, इसे कर की जो व्यवस्था थी, वो टैक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, कर टैक्स, ये जो व्यवस्था थी, इनसे काफी परेशान थे। साथ ही साथ जो आर्थिक उद्योग था, भारतीयों का जो लघु उद्योग सब जो था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तो आर्थिक कारण। अगला हम लोग देखते हैं सैन्य कारण या सैनिक कारण। इसी को सैन्य कारण या सैनिक कारण कहते हैं। इसी को दूसरे क्या बोलते हैं? इसे सैनिक भी बोलते हैं कि सैनिक। इस सैनिक का क्या कारण थे? सैनिक कारण क्या थे? तो सैनिक कारण में तो मैंने तो बतलाया था तत्कालीन कारण, लेकिन इनसे पहले भी सैनिक बहुत सारे चीज को लेकर असंतोष थे, खासकर भारतीयों में। भारतीय
जो सैनिक थे उस समय के, भारतीय सैनिक जो थे, जो अंग्रेजों के लिए जो काम कर रहे थे भारतीय, वो उससे उनके साथ क्या किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। अमानवीय कहने का मतलब है बच्चे कि अच्छा व्यवहार नहीं किए जाते थे, इन सभी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अमान्य व्यवहार किया जाता था भारतीयों के साथ, अमान्य व्यवहार किए जाते थे। और क्या किए थे जाते थे, अमान्य व्यवहार किए जाते थे इनके साथ, और साथ ही साथ इन्हें कम वेतन दिए जाते थे, वेतन भी काफी कम थी, और इनके उच्च पद पे नियुक्ति पे भी प्रतिबंध था, उच्च पद पर नियुक्ति प्रतिबंधित थी, कि उच्च पद पे भारतीय सैनिक को उच्च पद पे क्या होंगे, नियुक्ति नहीं मिलेगी। क्लियर है। भारतीय सैनिक में अमान्य व्यवहार इनके साथ किए जाते थे, दुर्व्यवहार किए जाते थे, कम वेतन भी दिए जाते थे, उच्च पद पर नियुक्ति पर प्रतिबंध थे। साथ ही साथ और एक चीज कर दिए गए इन लोगों के साथ, क्या कर दिए, डाक सेवा सैनिकों के लिए बंद कर दिए गए। अब वो अपने जो परिवार हैं उनसे बातचीत कैसे करेंगे जब डाक सेवा ही बंद कर दिए गए, ठीक है, और भी कई कार्य नहीं कर पाते। तो ये चीज सब एक सैनिक कारण बने, और वो चमड़ी वाले जो कारतूस थे वो तो तत्कालीन कारण बने, यहीं से बने थे। क्लियर है। तो आपको लगभग में सारे कारण समझ आ चुके होंगे कि क्यों भारतीय ये हुई। जमींदारों की जमींदारी चली गई थी तो वो भी कूद पड़े इसमें। क्लियर है। तो ये सभी वर्ग इस क्रांति में आए, लेकिन क्रांति सफल नहीं हो पाया। मैं बतला दूं आप लोग को कि ये जो क्रांति थी ये असफल रहा। ये क्या हो गए थे, असफल। ये सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, ये फेल हो गए क्रांति। कई कारण फेल के भी दिए जाते हैं, लेकिन ये क्रांति मूलतः परिणाम स्वरूप यही हुए क्रांति का कि ये क्रांति पूर्ण रूप से फेल हो गए। तो आपको 1857 की क्रांति तो समझ आया ना कि क्या क्रांति थे, कौन कौन से वर्ग ने इसमें भाग लिया। अब एक और चीज समझते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव में आते हैं 10th के बोर्ड में, कि किसी क्षेत्र का नाम दे दिया और पूछते हैं कि इस क्षेत्र से 1857 की क्रांति को कौन नेतृत्व कर रहा था। तो कुछ 4-5 क्षेत्र हैं, उसे हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति को। क्लियर है। देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में कौन नेतृत्व किए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग दिल्ली से। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कानपुर से कौन थे, कानपुर से कौन थे जी, तो कानपुर से कौन थे, तो ये दिल्ली से हो गए शाह जफर द्वितीय। कानपुर से थे नाना साहब। और आपके तीसरे झांसी की रानी। झांसी से कौन थे, झांसी की रानी कौन थी, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। ये थे। अगला कौन, बिहार से कौन थे, तो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से वीर कुंवर सिंह। ये सब नेतृत्व के अलग अलग जगह से इस अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व किए गए। क्लियर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए दिल्ली से
1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व करता कौन था, ये भी आते हैं, या ऐसे करके क्षेत्र के नाम पे आते हैं। कई बार इस साइड से भी आते हैं कि बताइए वीर कुंवर सिंह किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का विद्रोह किए, तो बिहार से। क्लियर है। तो यहीं पे हम लोग अपनी क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, फिर बने रहिए।